और वहीं आपको बता दें कि झारखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। एसटी सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली है। 12 से 9 पर फिलहाल एनडीए गठबंधन आया है और साथ में बता दें आजसू ने गिरिडीह में अपनी जीत बचाई है। इंडिया गठबंधन 2 से 5 पर पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को शिकस्त दी है। दुमका में अपनी सिटिंग सीट पर भी बीजेपी को कड़ी हार मिली है। बीजेपी की सीता सोरेन नहीं कर पाई फतह और आपको बता दें दुमका का किला नहीं भेद पाई है। बीजेपी को तीसरा बड़ा झटका लोहरदगा सीट में लगा। पार्टी ने सिटिंग सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया था। समीर उरांव को इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत से मात खानी पड़ी है। वही अगर राजमहल सीट की बात करें तो राजमहल और सिंहभूम में जीत की उम्मीद पर फिलहाल पानी फिर गया है। सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा पाला बदलकर बीजेपी में गई थी और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस सीट पर जेएमएम की जोबा मांझी ने गीता कोड़ा को आपको बता दें हराया है और राजमहल में झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा ने हैट्रिक लगाई है। विजय हांसदा ने बीजेपी के ताला मरांडी को भारी मतों से हराया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि 5 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं कई जो उम्मीद थे उस पर फिलहाल पानी फिरता नजर आया है। आपको बता दें कि 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बारह से 9 पर आया एनडीए गठबंधन। आजसू ने गिरिडीह में अपनी जमीन बचाई है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन 2 से 5 पर पहुंचा है। वही अगर बात करें और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को कड़ी हार मिली है। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को शिकस्त दी है। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी देखिए, झारखंड में चुनाव संपन्न हो गया। 14 सीटों की अगर बात करें तो दमखम के साथ विपक्ष पक्ष दोनों ने के जो नेता थे वो मैदान में नजर आए। झारखंड की सभी 5 एसटी सीटों की अगर हम बात करें जो अहम थी, उसमें तस्वीरें जो सामने निकल कर आई उसमें हमने देखा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पूरे चुनाव में गीता और सीता की जो बात थी वो कही जा रही थी, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। आप ग्राउंड जीरो पे पूरे चुनाव में मौजूद थे। आप इन 5 सीटों के समीकरण को फिलहाल किस तरह से देखते हैं राकेश जी? देखिए साक्षी, कई तरह की चीजें सामने आई थी और खास करके मैंने पहले भी कहा था कि चुनौती होगी बीजेपी के लिए, खास करके कि अपनी बाकी जो जीती हुई सीटें यानी कि 13 सीटों पे कब्जा जमाने की बात की जा रही थी कि कम से कम 13 सीटें जीत पाएंगे और उनको बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो साफ तौर पर दिखाई पड़ा है कि अपनी सीटों को बचा नहीं पाए हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि झारखंड को में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। और एक अहम बात जिसका आपने भी जिक्र किया कि एसटी सीटें यानी कि 5 एसटी सीटें हैं, यानी कि आदिवासियों का समर्थन बीजेपी को सीधे सीधे तौर पे नहीं मिला है। आप इसका आकलन करेंगे तो पता चल पाएगा और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो रणनीति थी वो फेल होती नजर आ रही है और इसकी गाज भी कई लोगों पे गिरेगी, बड़े नेताओं पे गिर सकती है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि 14 में से 12 सीटों पर तो जरूर कब्जा करेगी बीजेपी। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गठबंधन को मिलाकर जिस तरीके से 9 सीटों पर उनका कब्जा हो पाया है तो ये नुकसान कहा जा सकता है। और जिस नुकसान की हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, बंगाल में नुकसान हुआ है, बाकी राज्यों में नुकसान हुआ है, उसी तरह से कहा जा सकता है कि 3 से 4 सीटों का नुकसान झारखंड में भी बीजेपी को हुआ है, जिसका खामियाजा अब जाकर केंद्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये सारी सीटें पहले से ही काफी अहम बताई जा रही थी और मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आदिवासियों को किस तरीके से समेटेंगे बीजेपी के नेता। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि छत्तीसगढ़ की स्थिति को उन्होंने कहीं उदाहरण के तौर पे लिया था और वहां पे जिस तरीके से आदिवासियों का समर्थन मिलने के बाद से सरकार बनाई थी तो उसका उदाहरण दे रहे थे। लेकिन आज की बातचीत की जाए तो उनको इस बात का जवाब केंद्रीय स्तर पर, पार्टी में भी और तमाम लोगों को, बड़े नेताओं को देना पड़ेगा कि आखिर एसटी सीटों
को क्यों नहीं बचा पाए, कि एक भी एसटी सीट क्यों नहीं बच पाई, क्या आदिवासियों के बीच जाने की जो स्थिति बन रही थी वो कैसे नहीं हो पाया है, ये सारी चीजें आकलन के दौरान आएंगी। और आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो अभी भी कहा जा सकता है कि बीजेपी और एनडीए के लिए राज्य में बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से जनता के बीच जाएगी, और राज्य भर में जिस तरीके से आदिवासियों की एकजुटता देखने को मिली है उसको किस तरीके से लेकर चलेगी। जी देखिए राकेश जी, चुनाव से पहले पाला बदलकर जिस तरह से दुमका से सीता सोरेन ने पाला बदला, बीजेपी में वो गई, वहां से उनको टिकट मिला, और वहीं अगर गीता कोड़ा की बात करें तो गीता कोड़ा ने भी पाला बदलकर टिकट हासिल किया और वो भी चुनाव लड़ी। और जब हमने देखा कि उनके अपोजिशन में जोभा मांझी थी, जब उनको टिकट मिला तो काफी उनका विरोध हुआ था, तो जिसके बाद से लग रहा था कि वो कड़ी शिकस्त नहीं दे पाएंगी गीता कोड़ा को, क्योंकि मुझे याद है कि जब उन्हें टिकट मिला था तो जो उनके खुद के हो समाज के लोग थे उन्होंने ही उनका विरोध किया था। हमारे संवाददाता अभिषेक भारती ने इस पर काफी अच्छी रिपोर्ट भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो उनको नए प्रत्याशी के तौर पे लोग मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से सौम्यता से, शीलता से उन्होंने कड़ी टक्कर गीता कोड़ा को देने का काम किया, ये काफी तारीफ वाली बात है। और एसटी एससी के मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं इस बार अहम रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो झारखंड की जनता है उन्होंने कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उसको लेकर इस बार मतदान किया है। दो सीटों की मैं चर्चा करूं, खास करके सिंहभूम की और खास करके दुमका की, तो कई ऐसे फैक्टर्स थे। खास करके आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमित शाह का दौरा करीब करीब 1-1.5 साल पहले चाईबासा में हुआ था, उसी दौरान ये माना जा रहा था कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होंगी, और उस समय किसी कारणवश मंच पे नहीं आ पाई, उस समय में शामिल नहीं हो पाई थी, तो इसमें काफी देर हो चुकी थी और अंतिम समय में फैसला लिया गया गीता कोड़ा को वहां के प्रत्याशी बनाने का। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गठबंधन दल के नेता यानी कि जेएमएम के नेताओं ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम किया था, और जोबा मांझी को मंत्री पद से हटाने के बाद से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। और आपने ये भी देखा होगा कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री है आज के दिन में, उन्होंने किस तरीके से पूरी ताकत लगाई थी। और साथ साथ ये भी फैक्टर बन रहा था कि उस इलाके की बातचीत की जाए तो तमाम विधानसभा की सीटें गठबंधन के पास है, तो ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं पूरी ताकत गठबंधन दल के नेताओं ने लगाई थी और एक चुनौती के रूप में ली थी। जबकि बीजेपी की बातचीत की जाए तो निर्णय लेने में थोड़ी देर हुई। अगर गीता कोड़ा को हो सकता है कि 1-1.5 साल पहले लाया जाता तो ग्राउंड स्तर पे ज्यादा काम कर पाती, तो उनका फायदा मिल पाता। लेकिन फिलहाल वहां की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा गया कि अंतिम समय में निर्णय लेना नुकसानदायक हुआ है। उसी तरह सीता सोरेन की बातचीत की जाए, सीता सोरेन को भी अंतिम समय में पार्टी में लाया गया और सीधे टिकट दे दी गई। आपने देखा होगा कि सुनील सोरेन का टिकट कटा। इसके साथ साथ कहा जाता है कि लुइस मरांडी उस इलाके में कद्दावर नेता थी। तो इन सारी चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनको सामने रखकर सारी चीजें नहीं की गई। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि बसंत सोरेन, जो कि हाल के दिनों तक अपनी पार्टी के खिलाफ भी कुछ बयानबाजी दे रहे थे, लेकिन जब उनको मंत्री बना दिया गया इसके बाद से बड़ी मुखरता के साथ तमाम इलाकों में जाकर अपना प्रचार प्रसार किया अपनी पार्टी के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को फायदा मिला है और सीता सोरेन को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति में थोड़ी देर हुई है और हो सकता है कि इसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और भी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसको लेकर बीजेपी को सोचना पड़ेगा झारखंड में। जी राकेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। लोहरदगा सीट की अगर बात करें तो लोहरदगा में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि बीजेपी को कड़ी शिकस्त देखने को मिली। और वही आप तो खूंटी में जब नामांकन था तो खूंटी में आप वहां पे मौजूद थे और वहां पे भी कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। वहां पे भी हमने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी अर्जुन मुंडा को कालीचरण मुंडा ने भारी मतों से वहां पे शिकस्त दी है। तो अगर हम देखें तो इस बार कहीं ना कहीं झारखंड में जो उम्मीद थी एनडीए गठबंधन को, वो जो है वो पूरी होते हुए फिलहाल हमें नहीं नजर आई है। देखिए, खूंटी की बातचीत की जाए तो खूंटी में जिस तरीके से अर्जुन मुंडा का विरोध शुरू से ही देखने को मिल रहा था, कई इलाकों में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था और मैं उस इलाके में कई बार गया, जाकर बातचीत भी की थी लोगों के बीच जाकर। वहां दो मुद्दे काफी अहम देखे जा रहे थे। एक तो सरना कोड के मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर केंद्रीय मंत्री होने के नाते अर्जुन मुंडा ने सरना कोड पर क्या स्टैंड लिया है। दूसरी बात कही जा सकती है कि कुछ इलाके जो आते हैं कुर्मी बहुल इलाके, वहां कुर्मी का कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर जो सवाल थे उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। और अंतिम समय में जब अमित शाह गए थे उस समय मैं कई गांव में गया था और गांव में जाकर बातचीत की थी। उस दौरान भी मुझे जानकारी मिल पा रही थी कि कालीचरण मुंडा को लेकर लोग आश्वस्त हैं और उनको वोट देने कर जिताने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा जिस रणनीति के साथ चल रहे थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और कहीं ना कहीं काम भी वहां जिस तरीके से होने चाहिए थे शायद उनको नहीं मिल पाया। इसका खामियाजा अर्जुन मुंडा को भुगतना पड़ा। लोहरदगा सीट की बातचीत किया तो त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा जरूर थी, लेकिन एक बार फिर से कहा गया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आम लोगों ने अपना वोट दिया है और साफ तौर पे लगता है कि वो भी आदिवासी बहुल इलाका है। और सुखदेव भगत जिस तरीके से उस इलाके में पहले भी काम करते रहे, उन्होंने भी इसी बात का आश्वासन दिया था कि मैं अगर संसद में जाऊंगा
तो हो सकता है कि यहाँ की आवाज उठाऊंगा। और इन सारी चीजों को लेकर बातचीत की गई। चमरालिंडा जरूर वोट काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पहले से उस इलाके में थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी अपने आप को। तो अब जाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे समीकरण के बीच से कई फैक्टर्स झारखंड के अलग अलग सीटों पे की है और उसको अलग अलग आकलन करने की जरूरत होगी। और मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में कि किस तरीके से संगठन में अपने प्रत्याशियों के बीच और बाकी चीजों को दुरुस्त कर पाती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत